अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने हेयरिंग वाले टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हेयरिंग होती क्या है, कान का स्ट्रक्चर, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, क्या किस तरह से आवाज़ की टिम्बर, लाउडनेस, वो किस तरह से हमारे हेयरिंग एक्सपीरियंस को डिटर्मिन कर रही होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज क्या होती हैं हेयरिंग की। लाइक अगर कोई आवाज़ आप ये कह लें कि किस तरह से ब्रेन डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पिचेस, राइट। किसी आवाज़ की पिच ज़्यादा है या कम है, ये हमारे दिमाग को कैसे पता चलेगा, या फिर लाउडनेस में फ़र्क जो है वो हमारे दिमाग को कैसे पता चलेगा, आवाज़ की इंटेंसिटी कम है ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा हमारे दिमाग को, राइट। तो ये बेसिकली दोनों चीज़ें हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दो डिफरेंट तरह से दी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि दो थ्योरीज़ हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि आवाज़ किस तरह से उसकी पिच वगैरह का फ़र्क किस तरह से हमारे दिमाग को पता चलता है। एक थ्योरी को हम नाम देते हैं प्लेस थ्योरी का, और दूसरी थ्योरी को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी थ्योरी का। ओके, प्लेस थ्योरी नाम से ज़ाहिर है, ये कहती है कि हमारे कान में जो अंदरूनी कान है वहाँ पे कॉकलिया होता है, और कॉकलिया की ना मेम्ब्रेन को बेसिलर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। तो ये थ्योरी, प्लेस थ्योरी, ये बात करती है, ये कहती है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो उस पे ना जगह मुख्तस होती है। हर फ्रीक्वेंसी की साउंड एक स्पेसिफिक प्लेस उसके लिए वाइब्रेट करती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए जो बेस के करीब, जो बैरूनी साइड पे जो एयर वो मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन की जो बैरूनी साइड होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए मुख्तस होती है। और जैसे जैसे वो घूंगा नुमा होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता घूमता अंदर की तरफ जाता है, तो जो बिल्कुल उसका फारदेस्ट एंड है, जो बिल्कुल अंदरूनी उसका कोना होता है, वो वाली साइड लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए मुख्तस होती है। इसीलिए जो पिच परसेप्शन हमारी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि बेसिलर मेम्ब्रेन का कौन सा एरिया या किस लोकेशन पे स्टिमुलेशन ज़्यादा है, कौन सा एरिया ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, किस एरिया में ज़्यादा जो एक्टिवेशन हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी प्लेस थ्योरी है, जिसके मुताबिक हम क्यों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्यों हम डिफरेंट पिचेस सुनते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ एरियाज़ में ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है वो टोनोटॉपिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, विच मीन्स के एक स्पेशल मैप होता है फ्रीक्वेंसीज का बेसिलर मेम्ब्रेन पे, और ये मैपिंग बेसिकली कंटिन्यू रहती है ऑल द वे इनटू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें आप ये जहन में रखें कि जिस तरह से हमारी कान की इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक कान की डिफरेंट जो एरियाज़ हैं वो एक्टिवेट होते हैं, इसी तरह से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे कुछ पर्टिकुलर होते हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़ पे कुछ और होते हैं, और इस तरह से वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसकी लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन इस थ्योरी की ये है कि जो लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है ना, उस पे सिर्फ एक एरिया नहीं एक्टिवेट होता बेसिलर मेम्ब्रेन का, बल्कि एक से ज़्यादा एरियाज़ होते हैं। लार्ज पोर्शन होता है बेसिलर मेम्ब्रेन का जो कि एक टाइम पे एक्टिवेट होता है जब भी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड वो पहुंचती है कॉकलिया तक, ओके। तो अगर कोई, पहले तो हमने ये बात की ना, एक ख़ास एरिया होगा जब वो स्टिमुलेट होगा, तो क्योंकि वो मुख्तस है, स्पेसिफाइड है, दिमाग को पता लग जाएगा कि अंदरूनी साइड वाला एरिया एक्टिवेट हुआ है, तो मतलब क्या जी,
लो फ्रिक्वेंसी है और बैरूनी साइड वाला एरिया अगर एक्टिवेट हुआ है तो इट्स मीन कि फ्रिक्वेंसी हाई है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या बात की कि जब लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ आती है तो बहुत डिफरेंट एरियाज़ बेसिलर मेम्ब्रेन के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रिसाइज लोकेशन तो रही नहीं, फिर दिमाग को कैसे पता चलता है लो फ्रिक्वेंसी के टाइम पे। तो ये लो फ्रिक्वेंसी के लिहाज से इस थ्योरी की थोड़ी सी ये लिमिटेशन है। इसी लिमिटेशन को हम कैटर करने के लिए एक और थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसे हम फ्रीक्वेंसी थ्योरी का नाम देते हैं। फ्रीक्वेंसी थ्योरी में क्या बात की जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी एंटायर बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है जब भी लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आती है। और ये जो फिर पता, अब सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि फिर दिमाग को कैसे पता चला कि फ्रिक्वेंसी लो है या हाई है। पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि दिमाग का कनेक्शन होता है, उसे पता लग जाता है कि फ़लानी जगह पे एक्टिवेशन हुई है तो मतलब आवाज़ की फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ़लाँ जगह पे हुई है तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। वो तो दिमाग का कनेक्शन था। लेकिन अब बात आ जाके फिर तान हमारी टूटती है लो फ्रिक्वेंसी पे, कि अगर लो फ्रिक्वेंसी है और उसके ऊपर हमने बात की कि बहुत डिफरेंट एरियाज़ बेसिलर मेम्ब्रेन के एक्टिवेट होंगे, तो दिमाग को फिर कैसे पता चलेगा कि लो फ्रिक्वेंसी कितनी लो है और थोड़ी मतलब कितना उसमें फ़र्क है। यहाँ पे फिर इस फ्रिक्वेंसी के मुताबिक, फ्रिक्वेंसी थ्योरी के मुताबिक जो रेट ऑफ न्यूरल फायरिंग है वो ये डिटर्मिन करता है कि जो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी है या जो पिच है वो कितनी है। अगर साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी होगी ज़्यादा, तो मैंने आपको बताया था ना वो जो हेयर सेल्स हैं उनके नतीजे में जब पानी मूव करता है उसके नतीजे में क्या होता है, हेयर सेल मूव करते हैं। और जब हेयर सेल बेसिस वो कॉकलिया के मूव करेंगे उसके नतीजे में क्या क्रिएट होगी, ऑडिटरी नर्व इम्पल्सिस क्रिएट होंगी। और वो जो नर्व इम्पल्सिस क्रिएट होती हैं वो पैगाम को दिमाग तक लेके जाती हैं। अब जब फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा तो उसके नतीजे में वो जो नर्व सेल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ ज़्यादा दिमाग तक पहुंचेगी कि इसकी फ्रिक्वेंसी या पिच ज़्यादा है। ऑन द कंट्रेरी जब लो होगी इसकी पिच तो उसके नतीजे में कम सेल्स मूव करेंगे और उसके अल्टीमेट हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा कि कम नर्व इम्पल्सिस क्रिएट होंगी और वो दिमाग तक कम पहुंचेंगी और उसके नतीजे में दिमाग ये एक्यूरेटली परसीव कर पाएगा कि पिच कम है। ठीक है, अगेन जस्ट टू समराइज, हाई पिच होगी तो फास्टर न्यूरल फायरिंग होगी। अगर लो पिच है तो जो रेट ऑफ फायरिंग है न्यूरल इम्पल्सिस का वो स्लोअर होगा। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी पिच परसेप्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है एज़ कम्पेयर टू प्लेस थ्योरी। आजकल का जो मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है इसमें हम इन दोनों थ्योरीज़ को कंबाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि प्लेस थ्योरी भी हाई फ्रिक्वेंसी प्लेस थ्योरी भी हमारे ये पिच परसेप्शन को एक्सप्लेन कर रही है और फ्रिक्वेंसी थ्योरी भी कर रही है। प्लेस थ्योरी किस तरह से कर रही है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग में ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन करी होती है कि हाई फ्रिक्वेंसी की जब भी आवाज़ आएगी उस टाइम पर डिफरेंट एरियाज़ बेसिलर मेम्ब्रेन के जो एक्टिवेट होते हैं वो दिमाग उनको एक्यूरेटली परसीव कर लेता है। मसला हमने पहले भी डिस्कस किया, कब आता है, जब लो फ्रिक्वेंसी की हेयरिंग आती है। तो लो फ्रिक्वेंसी की हेयरिंग को फिर हम फ्रिक्वेंसी थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन कर लेते हैं जिसके मुताबिक अगर लोअर पिच है तो न्यूरल फायरिंग का रेट उस पिच के मुताबिक हो जाएगा। ये दोनों जब इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाता है तो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमें पिच परसेप्शन की मिलती है। इससे कंबाइंड इन दोनों के व्यू को हम प्लेस फ्रीक्वेंसी ड्यूअल थ्योरी ऑफ हियरिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद हम देख लेते हैं। थ्योरीज ही मेन चीज़ थी वैसे, अगर आप चाहें तो यहाँ तक इसको लिख के वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से साउंड वेव्स आती हैं और वो कन्वर्ट होती हैं इनटू न्यूरल इम्पल्सेस, में थोड़ा सा इसका मेकनिज़म आपके साथ शेयर करती चलूँ। साउंड वेव्स हमारे कॉकलिया तक पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं इसका प्रोसेस मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हड्डियों में से होती हुई वो ओवल विंडो तक आती है और फिर वहाँ पे एम्पलीफाई होती है और फिर वहाँ से वो कॉकलिया तक आ जाती है। कॉकलिया से होती हुई आगे वो हमारे ऑडिटरी नर्व, मैंने बताया कि जब उसका कॉकलिया में हेयर सेल होते हैं और जब वो वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं उसके नतीजे में क्या होता है बेटा, हमारे पास नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है और वो नर्व इम्पल्स फिर आगे हमारी नर्व होती हैं
कान में नर्व है तो उसे हम उससे हम नाम क्या देंगे, ऑडिटरी नर्व का नाम देंगे। तो वो नर्व इम्पल्स बेसिकली हैं जो मैसेज क्रिएट होता है हेयर सेल के मूव करने से, वो मैसेज ऑडिटरी नर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ऑडिटरी नर्व से होता हुआ वो हमारे दिमाग तक चला जाएगा। अब दिमाग में मुख्तलिफ रिले स्टेशंस होते हैं, ब्रेन स्टेम में भी होते हैं, हमें पता है, और वहाँ से होता हुआ वो मैसेज बेसिकली ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुँच जाता है। और ऑडिटरी कॉर्टेक्स बेसिकली हमारे कौन से लोब में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स हमारे टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है। जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसमें फिर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ सर्टन न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए और न्यूरॉन्स होंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए और न्यूरॉन्स होंगे, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे भी हैं जो कम्प्लेक्स साउंड पैटर्न्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉर्टेक्स में भी फ्रीक्वेंसी मैपिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जब हम ये थेरीज़ के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने यही बात की ना कि हमारी मैपिंग होती है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मैपिंग होती है। प्लेस थेरी की जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे भी तो हम ये बात कर रहे थे ना, इसी तरह से हमारे कॉर्टेक्स में भी मैपिंग होती है बेटा, और उस मैपिंग की बेस पे हम डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। मैपिंग से क्या मुराद है, डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के लिए स्पेसिफाइड हैं, इस चीज़ को हम मैपिंग का नाम दे रहे हैं। मैपिंग क्या मतलब, फ्रिक्वेंसी मैपिंग का नाम दे रहे हैं। और इसमें हम ये जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ये प्रिसाइज साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। मज़ीद आगे चले चलते हैं। इसमें थोड़ा सा डैमेज को भी देख लेते हैं। अगर कान डैमेज हो जाएं तो उसके नतीजे में क्या होता है और कौन कौन सी टाइप का डैमेज हो सकता है। पहले तो ये देख लें कि होते कैसे कान डैमेज, इस चीज़ को भी खैर मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ पिछली वीडियो में। अगेन जब हमारे हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेयर सेल डैमेज होंगे तो हमारी नर्व इम्पल्स या मैसेज क्रिएट नहीं हो पाएगा, और वो मैसेज जब दिमाग तक पहुँचेगा ही नहीं तो सुनाई देना तो फिर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। हम सिर्फ तब सुन सकते हैं जब हेयर सेल जो मैसेज क्रिएट करते हैं या जो नर्व इम्पल्स क्रिएट करते हैं वो हमारे दिमाग तक पहुँचे। इसके अलावा बेटा ये जो अगर तो वो इस तरह से डैमेज हों कि वो परमानेंटली डैमेज हो जाएं और वो दोबारा से रिक्रिएट ना कर पाएँ ख़ुद को, तो आप लाइफ लॉन्ग डेफ हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि वो ख़ुद को अगर कम डैमेज होने हुआ है तो उसके नतीजे में वो ख़ुद को रीजनरेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर डैमेज 1000 से 2000 हर्ट्ज़ रेंज की फ्रीक्वेंसी के दरमियान होता है, और ये हमारे स्पीच परसेप्शन में ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, 120 डेसिबल से ऊपर वाली आवाज़ जब होती है तो वो हमारे लिए पेनफुल होती है। 85 डेसिबल वाली आवाज़ ऑल तो हमारे लिए पेनफुल तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक सुनते रहेंगे 85 डेसिबल की आवाज़ को, तो इसके नतीजे में भी आप हेयरिंग लॉस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक आपके सुनने की हिस्स मुतासर होती है अगर आप 85 डेसिबल तक की आवाज़ को भी सुनेंगे, लॉन्ग टर्म में सुनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कान का कोई एरिया मुतासर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एयर का कोई भी स्ट्रक्चर, उसके नतीजे में भी आप सुनने की कोई बीमारी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे वो कानों में ऐसे ना घंटियां बजने की आवाज़ आती रहती है, इस तरह की बीमारी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कब करेंगे? जब ऑब्वियसली आपका जो साउंड एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा जब रहता है, जब मैंने आपको बताया ना डेसिबल्स 85 से भी अबव चले जाते हैं आप, तो उसके नतीजे में लंबे अरसे तक सुनते रहेंगे तो आपकी आवाज़ वो जो सुनने की हिस्सा है वो परमानेंटली मुतासर हो जाएगी। इसके अलावा बेटा जब लोगों की उम्र बढ़ती है उसके नतीजे में भी ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे एजिंग के थ्रू जो हमारी हेयरिंग सेंस का लॉस है उसे हम प्रेस बाय क्यूसिस के थ्रू
हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले हाई फ्रिक्वेंसी की हेयरिंग पहले मुतासर होती है बेटा, फिर उसके बाद लो फ्रिक्वेंसी की तरफ हो जाती है। जो इन्वामेंटल नॉइज़ बहुत ज़्यादा जब रहता है तो उसके नतीजे में भी आपकी हेयरिंग सेंस मुतासर होती है। ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है ना, उसकी बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। एक तो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है बेटा, वो होती है कंडक्शन डेफनेस की वजह से। कंडक्शन डेफनेस में क्या होता है कि आपकी वो जो दरमियानी कान की हड्डियां हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर लाइक ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी एरिया में जब प्रॉब्लम आता है तो वो कंडक्शन डेफनेस में हम उसे काउंट करते हैं। और ये वाला जो डेफनेस की टाइप होती है ना, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं सर्जरी के थ्रू, या हेयरिंग एड्स होती हैं, वो डिवाइसेस ही होती हैं, कानों में लगा लेते हैं, इनके थ्रू हम इस वाले मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया, हेयर सेल्स अगर जो कॉकलिया में मौजूद हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर उससे आगे जो ऑडिटरी नर्व है अगर वो मुतासर हो जाती है, या फिर हमारे दिमाग में कोई मसला बन जाता है, दिमाग में जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है अगर वो मुतासर हो जाता है, तो उसके नतीजे में आप जो डेफनेस एक्सपीरियंस करेंगे वो ट्रीटेबल नहीं होगी। उसमें आप वो तकरीबन परमानेंट ही डेफनेस होती है आपकी, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग उसे भी ट्रीट करने की कोशिश तो करते हैं, लाइक नया कॉकलिया इम्प्लांट कर देते हैं कान में, लेकिन स्टिल वो बहुत लिमिटेड है उसका इस्तेमाल भी। और अगर नर्व इम्पल्स ही डैमेज हो जाए तो वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है। और अगर दिमाग हो जाए तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ये थोड़ी सी रिलेटिवली परमानेंट डिसऑर्डर बन जाता है जब नर्व डेफनेस होती है, जिसे हम सेंसोरी न्यूरल डेफनेस का नाम भी देते हैं। पहली वाली कौन सी टाइप थी डेफनेस की बेटा? कंडक्शन डेफनेस, वो ट्रीटेबल है। जो दूसरी वाली है वो है नर्व डेफनेस या सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, ये ट्रीटेबल नहीं है। इसके अलावा बेटा बैलेंस में भी कान का बड़ा रोल होता है। बैलेंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कान में सेंसोरी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, कुछ ऐसे गोल गोल सी फ्लूइड फील्ड नालियाँ होती हैं जो एक दूसरे से 190 के एंगल पे मौजूद होती हैं, 190 नहीं 90 के एंगल पे। और वो बेसिकली जब उनमें फ्लूइड रोटेट करता है, उसमें फ्लूइड की मूवमेंट होती है, तो उसके नतीजे में हमें पता चलता है कि हमारा सर कौन सी साइड पे, या सर मूव कर रहा है या नहीं। फ्लूइड की मूवमेंट बेसिकली उसमें ना सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें वो एक्टिवेट कर देता है, और उनके नतीजे में डायरेक्शन चेंज का हमें पता चलता है, हमें मालूम होता है कि हम किस साइड को मुंह करके खड़े हैं। ओटोलिथ ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे कान में। ओटोलिथ ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये बड़े टाइनी इनके अंदर ना बड़े टाइनी से वो कैल्शियम क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ओटोलिथ्स का नाम देते हैं। और ये ओटोलिथ ऑर्गन जो हैं ये हमारी ग्रेविटी की सेंस को हम क्रिएट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन यानी सीधा एक सीध में मूव करने की सेंस, और पीछे आगे जब हम मूव करते हैं तो ये चीज़ भी ओटोलिथ ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं। ये स्ट्रक्चर बेसिकली दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि हमारा पोस्चर स्टेबल है या नहीं है, ओवरऑल बैलेंस हमारा मेंटेन किया हुआ है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे होती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगैन मैं बड़ी तेज़ी से इसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। प्लेस थ्योरी ये कहती है कि हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन पे डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट प्लेसेस एक्टिवेट होती हैं, डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसीज जब आती हैं तो उनके लिए स्पेसिफाइड होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए बेस ऑफ कॉकलिया, उसके लिए बेटा होती है एक्टिवेट बेस ऑफ कॉकलिया, बैरूनी साइड पे होती है। वो घोंघा नुमा शक्ल होती है ना बेटा, तो घोंघा जहाँ से स्टार्ट होता है बाहर वाली साइड से, वो वाली साइड बेटा बेस कहलाती है। और जो एपेक्स है वो बिल्कुल अंदर वाली साइड कहलाती है, जहाँ पे घोंघा ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते जो आखिरी पॉइंट अंदर वाला जहाँ पे वो एंड होता है उससे बेटा हम एपेक्स का नाम देते हैं। और वहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी की साउंड उस साइड वाली बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन थी बेटा। लिमिटेशन क्या थी कि लो फ्रिक्वेंसी की परसेप्शन इस थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब लो फ्रिक्वेंसी की बेटा एक्टिवेशन होती है उसके नतीजे में कोई एक ख़ास एरिया एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके थ्रू फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये बेस लाइक प्लेस की बेस पे हम किस तरह से
साउंड की पिच को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको फिर कैटर करने के लिए फ्रीक्वेंसी थ्योरी दी गई, और फ्रीक्वेंसी थ्योरी में हमने कहा कि जितनी ज़्यादा पिच होगी उतना फास्ट न्यूरल फायरिंग होगी, जितनी कम पिच होगी उतना स्लो न्यूरल फायरिंग होगी। और जो मॉडर्न बेटा पर्सपेक्टिव है, इसमें हम ये दोनों थ्योरीज को मिला के ड्यूअल एक इनकी अप्रोच देखते हैं, और इसमें हम प्लेस थ्योरी को हाई फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, और फ्रिक्वेंसी थ्योरी को बेटा लो फ्रिक्वेंसीज़ को या लो पिचेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं बेटा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कॉकलिया से आगे दिमाग तक जाती है। कॉकलिया से ऑडिटरी नर्व बेटा, वहाँ से आपके ब्रेन स्टेम में रिले सेंटर्स होते हैं, और वहाँ से होती हुई वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुँच जाती है। और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भी अगेन बेटा मैंने बताया कि डिफरेंट न्यूरॉन्स डिफरेंट पिचेस या फ्रीक्वेंसीज़ के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो हेयरिंग डैमेज होता है बेटा वो दो तरह का होता है, कंडक्शन डेफनेस होती है और एक सेंसोरी न्यूरल डेफनेस होती है। कंडक्शन डेफनेस बेटा मिडल एयर की में किसी इशू की वजह से होता है, और वो उसे रिपेयर करना आसान होता है। लेकिन जो सेंसोरी न्यूरल डैमेज होता है बेटा वो नर्व डैमेज की वजह से हो सकता है, या फिर मैंने आपको बताया कि हेयर सेल की डैमेज की वजह से होता है, और वो रिलेटिवली बेटा परमानेंट होता है। अगर कॉकलिया में डैमेज हो जाए तो वो फिर भी चलो इम्प्लांट के थ्रू हम उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन बेटा नर्व डैमेज को दोबारा से सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम यही कहते हैं कि ये परमानेंट होता है, इसे ठीक करना आसान नहीं होता। फिर हमने बात की कि हमारा कान सिर्फ सुनने में मदद ही नहीं देता, बल्कि हमारे बैलेंस और स्पेशल ओरिएंटेशन में भी हमारी मदद देता है। और इसमें मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं हमारे कान में, जो कि इस मकसद में हमारी मदद करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा कि जो हमारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है उसकी प्लास्टिसिटी काफ़ी हाई होती है। किस सेंस में कि अगर आप देखें जो म्यूजिशियंस हैं, अगर आप उनका ऑडिटरी कॉर्टेक्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसके अलावा जो बेटा साउंड से रिलेटेड जितने भी आप देख लें, अगर खुदा न खास्ता किसी की सुनने की हिस्स मुतासर हुई है, वो सुन नहीं पा रहा, तो उसके नतीजे में भी बेटा उनके दिमाग में चेंजेस आते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अगर किसी की इम्पेयरमेंट हो गई है ना बेटा, अगर परमानेंटली डेफनेस कोई बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है, पहले सुनता था लेकिन अब खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की वजह से वो सुन नहीं पा रहा, तो काफ़ी अर्सा जब गुजर जाएगा तो आप उसके दिमाग में भी चेंजेस आती फील करोगे, क्योंकि एरिया यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वो उस तरह से उसका वॉल्यूम उस तरह से नहीं रहता, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से बेटा प्लास्टिसिटी भी हम कह सकते हैं कि ये टेम्पोरल ऑडिटरी कॉर्टेक्स की होती है। ठीक है बेटा, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई साइकोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मेरे ख़्याल में नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हिप्नोसिस पे कर लेंगे, या फिर हम स्लीप डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वाला बेटा टॉपिक है ना आप लोगों का, हम वो डिस्कस कर लेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।